सीए के नाम पर हिंदू को भी नहीं पता कि मेरे को क्या नुकसान है। अमित शाह, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जैनी हैं और वो शाह हैं, यानी वो माइग्रेट होकर आए हैं। 16 महीने में वो रूल बनाने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की है। और अगर रूल बनाने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की तो आप लागू कैसे करेंगे? सीए जो है बीजेपी की बौखलाहट है, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप अच्छी तरह जानते हैं, बड़े शेयर करते हैं इनकी वीडियो को। बात करते हैं बंगाल इलेक्शन अपडेट को लेकर। कुछ नई चीज़ें हुई हैं। बंगाल चुनाव तो चल रहा है, धड़ाधड़ रैलियाँ चल रही हैं, प्रधानमंत्री खुद लगे हुए हैं, अमित शाह जी भी खुद लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल अमित शाह जी ने 2 बयान दिए हैं। दोनों का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि मैं बनिया हूँ और मैं यहाँ आया हूँ तो बिजनेस भी लाऊंगा, धंधे भी लाऊंगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में सीए का लागू करेंगे, इसको यहाँ पास करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये कि वो बनिए हैं, इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? बनिए हैं जी। पहली बात तो अमित शाह बनिया नहीं है। अच्छा। वो जैनी हैं और गुजरात में रहने वाले शाह हैं। जी। और जो बनिए की जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, जो माना जाता है कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं जी और शूद्र हैं, जी, तो ये हिंदू धर्म में है। जो जैन धर्म है, हाँ, उसमें कोई जाति प्रथा नहीं है। अच्छा। सारे जैनी हैं। बस उनमें एक ही भेदभाव है, या तो दिगंबर हो सकते हैं या श्वेतांबर हो सकते हैं। तो क्या इसलिए वो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं गए थे? राम मंदिर उद्घाटन में इसलिए नहीं गए। आप किसी भी बड़े समारोह में जहाँ पर कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज होते हैं, वहाँ आप कभी भी जो है अमित शाह को नहीं पाएंगे। अच्छा। अमित शाह, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जैनी हैं और वो शाह हैं, यानी वो माइग्रेट होकर आए हैं, क्योंकि शाह जो है हिंदू धर्म की कोई जात नहीं है जी। इसलिए भी शाह नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है, उस तरह से माइनॉरिटी के आदमी हैं। तो वो ये कहें कि मैं बनिया हूँ, अगर वो कहते मैं व्यापारी हूँ तो बात समझ आती है आपकी बात, ठीक। जी जी। वैसे भारतीय जनता पार्टी जब पहले जनसंघ थी तो वो दिल्ली में और जगह पूरे देश में नारे लिखती थी कि भाजपा के सदस्य बनिए। तो लोग उस पर बड़ा ऑब्जेक्शन करते थे कि भाई भाजपा के सदस्य बनिए, तो फिर भाजपा के सदस्य जो है ब्राह्मण क्यों नहीं है, ओबीसी क्यों नहीं है, दलित क्यों नहीं है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नारे को संशोधित किया और लिखा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनो। तो बनिए से बनो, बनिए से बनो। अब आपने जो बात कही कि अमित शाह ने कहा कि मैं बनिया हूँ, अगर अब उसकी बात मान ले तो अमित शाह जो है खरीद फरोख्त वाला बनिया है। अच्छा। आप देखेंगे जिस्म फरोशी हो या ईमान फरोशी हो या आपकी जो वल्दियत की फरोशी हो, वो उसके फरोश हैं। और इत्र फरोश होते हैं, जैसे एक शब्द चलता है हमारे यहाँ उर्दू में। तो ऐसे ही जो है ये लोगों के आत्मा को खरीदने वाले आदमी हैं। और उन्होंने ये कहकर बता दिया है कि जो जो बुराइयाँ अब तक जो है बंगाल में नहीं है और दूसरे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखी हैं, चाहे वो आप देखिए कि जो बाल बच्चों को उठाकर उनका व्यापार करने वाली तस्करी है, उसमें भी बीजेपी के लोग वहाँ शामिल हैं। वुमेन ट्रैफिक चाल में उनके बीजेपी नेता आता है कि कैलाश विजयवर्गीय का भी कहीं उसमें उनका नाम आता है बार बार। और इनकी एक पुरानी हीरोइन थी जो महाभारत में थी, उसका भी बार बार नाम आता है उसमें। जी जी। ऐसे ही नारी उत्पीड़न में जो बनिए लगे हुए हैं, ये उस तरह के लोग हैं। और ये एक तरह से कहने का मतलब ये है कि इससे अमित शाह के वोट बढ़ेंगे नहीं, अमित शाह की छवि दुर्बल होगी। क्योंकि अमित शाह को कहना चाहिए, मैं कभी भी आदमी जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाता है तो वो अपने को ये बूस्ट नहीं करता कि मैं जो है बनिया हूँ, बिजनेसमैन हूँ, कैपिटलिस्ट हूँ। टाटा भी, बिरला भी एक बार स्वतंत्र पार्टी बनी थी, तो उसमें जो है पीलू मोदी थे, मीनू मसानी थे और लोग थे, और उन्होंने सारे उद्योगपतियों को, रजवाड़ों को इकट्ठा कर लिया था। और जब वो वोट लेने जाते थे तो सबको पता था ये धन पशुओं की पार्टी है। तो धन पशु से लोग जो है कहते हैं ये साले हमारा खून पहले ही चूस रहे हैं, और जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो हमारा खून और चूसेंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से आप समझिए कि स्वतंत्र पार्टी और हिंदू महासभा उस समय होती थी, उसका जो है एक मिला जुला संस्करण है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बनिए की तरह ही काम करती है। तो अमित शाह ने ये कहा कि मैं बनिया हूँ, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ के लोगों को उन्होंने चेतावनी दे दी है। जैसे शेर कहे कि ये मेरे नाखून है, ये मेरे दांत हैं और मैं शेर हूँ, तो शेर से सारे जानवर डर जाएंगे। शेर से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि शेर अगर आ जाएगा तो खाएगा।
शहरों में भी अभी आप सुनते होंगे कि बाघ आ गया, शेर आ गया, तो सारे लोग बेचारे रात भर जागकर पहरेदारी करते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि बंगाल के लोगों को लठ लेकर जो है पहरेदारी करनी चाहिए, और ऐसे जो शोषक लोग हैं जो उनको लूटने आ रहे हैं उनके खिलाफ जो है उन्हें कदम उठाना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं सीए पर। सीए अभी तक तो खामोश थे, नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब ये ऐसे कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो कैबिनेट में हम पास कर देंगे, वैसे नाम नहीं ले रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सीए लाई थी 9 दिसंबर 2019 को जी, और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने उसको असेंट दे दी थी, अनुमति दे दी थी, और उसके बाद वो कानून बन गया जी। अब कानून बनने के बाद आप देखिए कि 12 दिसंबर से लेकर आज हम जब मार्च 2021 में बात कर रहे हैं तो तकरीबन 16 महीने हो गए। हाँ, तो 16 महीने में इस कानून को इन्हें लागू करना था, लेकिन जैसे ही इन्होंने सीए को पास किया और सीए बिल के पास होने के बाद जिस तरह का एक पूरे देश में आंदोलन फैला, शाहीन बाग का आंदोलन उसका एक प्रतीक है, और शाहीन बाग का आंदोलन जो है पूरे देश में जैसे आजकल किसान आंदोलन है उस तरह फैल गया था। बिल्कुल। फैलने के बाद ये हुआ कि सरकार डर गई और सरकार ने अपनी तरफ से उस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, कहा कि ये आतंकवादी हैं, पाकिस्तान इनका समर्थन कर रहा है, ये देशद्रोही हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं, ये देश को ख़त्म करना चाहते हैं, और लेकिन इनकी बात लोगों ने मानी नहीं। लेकिन मोदी जी को एक सफलता मिली, जब देश में जो है कोरोना फैल गया तो उन्होंने कोरोना की आड़ में जो लॉकडाउन किया उसकी आड़ में जो है सीए का आंदोलन उस समय दब गया। मैं आज भी नहीं कह रहा खत्म हो गया, आंदोलन आज भी उसी तरह जिंदा है, लेकिन आंदोलन की दिशा जो है बदल गई। अब आपका सवाल यह है कि इन्होंने कहा है कि हम जो है बंगाल में सीए को लागू करेंगे पहली कैबिनेट की मीटिंग में जी। तो मोदी जी जो बात कहते हैं कि सीए की बैठक में हम जो है पहली मीटिंग में पास करेंगे, तो जब 2014 के भाषण दे रहे थे तो मोदी जी ने कहा था कि पहला जो जब हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम मैं करूंगा, नंबर 1 किसानों की कर्ज माफ़ी करूंगा कैबिनेट में, और दूसरा उन्होंने कहा था विदेश में जो 300 लाख करोड़ काला धन है वो मैं लाने के लिए एक एसआईटी बनाऊंगा। अच्छा। तो मोदी जी ने एक एसआईटी तो बना दी थी, लेकिन उस एसआईटी की रिपोर्ट आज 7 साल बाद भी आई नहीं है। वो एसआईटी कहीं जो है धूल खा रही है, कहीं पड़ी हुई है, और किसी को नहीं पता एसआईटी नाम की कोई बनाई थी। और किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता है, कर्ज माफी के लिए और चीज़ों के लिए, तो इसका मतलब है कि मोदी जी ने वो बिल भी पास नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे पूत के पांव पालने में होते हैं, तो जैसे हमने इनके पहले देख लिए, जब यहाँ पर यहाँ के लोगों का भला नहीं किया तो बंगाल में जाके क्या वो सीए आंदोलन को बिल को जो है वहाँ लागू करेंगे। दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है हर जगह जाकर जो अपना अलग रूप दिखाती है। असम में वो सीए की बात नहीं करती, जिसकी वजह से जो है सीए आया, और बंगाल में वो कहती है सीए लागू करेंगे, और तमिलनाडु में वही पार्टी कहती है, एडीआईएमके कहती है कि हम यहाँ सीए लागू नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ 20 सीटों के साथ उन पर चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ ये चुप है। तो इसका मतलब इन्हें खुद नहीं पता, और सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो केंद्र सरकार कर रही है। मैंने पिछली एक आपको चिट्ठी भी दी थी जिसमें मैंने केंद्र सरकार को कहा था कि जो सीए लागू हो रहा है इसकी जो है जो इसके रूल्स हैं वो आपने अभी तक क्यों नहीं फ्रेम किए। रूल्स के हिसाब से ही फॉर्म बनेगा, रूल के हिसाब से ही एक प्रोसीजर तय होगा कि कैसे सीए को लागू किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने आज के दिन तक, मैं आपको कह सकता हूं 16 महीने में वो रूल बनाने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की है, और अगर रूल बनाने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की तो आप लागू कैसे करेंगे। बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि सीए का जो कानून है वो एक केंद्रीय कानून है, केंद्र सरकार ने बनाया है। सिटीजनशिप देना जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में केंद्र सरकार का अधिकार है, और भारत की जो सूची है जिसे हम बिजनेस लिस्ट कहते हैं कि हमारे जो 7वें अनुच्छेद में संविधान के लिस्ट बनी हुई है, उसमें जो यूनियन लिस्ट है, केंद्रीय लिस्ट है, उसमें जो है सिटीजनशिप का मामला जो है केंद्र सरकार का मामला है। तो एक केंद्रीय कानून को जब वो लागू हो गया है तो उसको जो है राज्य में आप कहेंगे हम पास करवाएंगे, तो ये एक तरह से झूठ बोल रहे हैं, और ये जानबूझकर झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सीए के नाम पर कुछ हिंदू जो कट्टर लोग हैं उनसे हम जो है वोट ले लेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सीए के नाम पर हिंदू को भी नहीं पता कि मेरे को क्या नुकसान है। सीए में लिखा है कि जो लोग जो है हिंदुस्तान में 1971 में आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, उन लोगों को जो है हम नागरिकता देंगे। लेकिन सीए में नागरिकता के लिए हर आदमी को, असम में जैसे कहा गया
कि उसको 19 काउंट पे बताना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक था। हाँ। और उसमें एक शर्त यह है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं रविंद्र कुमार भारत का नागरिक हूँ और कोई आदमी कहे जी भारत का नागरिक नहीं है, तो मुझे 19 अपने तरह तरह के प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। उसमें एक प्रमाण पत्र ये होगा कि मेरे पिताजी कौन थे, मेरी माताजी कौन थी, वो कहाँ पैदा हुई, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, वो किस स्कूल में पढ़ी उनका सर्टिफिकेट चाहिए। और आज के दिन में मैं कह सकता हूँ कि मैं अपना अगर ढूंढने जाऊं तो मेरे को सर्टिफिकेट आसानी से नहीं मिलेगा, मैं अपने पिताजी का कैसे ढूंढूंगा, और पिताजी का नहीं ढूंढ सकता तो मेरी नागरिकता जो है खतरे में पड़ जाएगी और मुझे डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया जाएगा। और डिटेंशन कैंप का मतलब है कि आपके कोई अधिकार वहाँ नहीं है, एक छोटे से कमरे में आपको रहना पड़ेगा, दिन में 3 जगह का खाना मिलेगा, और ये हर हिंदू के साथ होगा। ये नहीं कि हिंदू जो है मुक्त है उससे, जिसके ऊपर कोई आदमी अड़ोसी पड़ोसी कह देगा कि ये जो है आदमी जो है भारत का नागरिक नहीं है, हाँ। उसको वो सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, और अगर वो पूरी नहीं कर पाएगा तो उसको डिटेंशन कैंप में रहना पड़ेगा। और इसीलिए सीए का विरोध जो है हर पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है, लेकिन ये जो आरएसएस है और बीजेपी है ये सीए के नाम पर ये भ्रम फैला रहे हैं कि इससे जो है सिर्फ जो है मुसलमानों को नुकसान होगा, इससे हर आदमी को नुकसान होगा जिसका कोई ना कोई आदमी शिकायत कर सकता है। और शिकायत आप जानते हैं हिंदुस्तान में हर आदमी जो है अपने पड़ोसी को सुखी नहीं देखना चाहता, ईर्ष्या जो है सबके मन में है। अंग्रेज़ों में जब हिंदुस्तान में जब कानून बनाया जा रहा था तो 1860 में जब आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट बना था तो लॉर्ड मैकाले ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। वो 1836 में पूना में डीएसपी थे और डीएसपी के रूप में उन्होंने वहाँ पर जब जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आदमी आतन और इरातन अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखाता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है पूरी तरह से साक्ष्य नहीं माना जाएगा क्योंकि हिंदुस्तान के लोग झूठ बोलते हैं। और उसमें उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही थी कि हिंदुस्तान का आदमी जो है काला ब्लैक वो जो है 50% झूठ बोलता है, और हिंदुस्तान की जो औरतें हैं वो 25% ये सच बोलती हैं, मतलब 1/4 सच बोलती हैं औरतें, आदमी आधा झूठ बोलते हैं आधा सच बोलते हैं। और इसीलिए उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट में इस बात को विशेष तौर पर माना कि हम जो है किसी भी आदमी के पुलिस को दिए गए बयान को सही नहीं मानते जब तक वो सही सिद्ध ना हो जाए। तो ऐसी हालत में आपने जो कहा सीए की बात है, ये सीए जो है बीजेपी की बौखलाहट है, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सीए का और उसके साथ जुड़ी हिस्ट्री का और आम तौर पर जो लोगों का बिहेव है चाहे वो हमारा पड़ोसी है उसका सारा बताया कि ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी की आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।